It is often said about India's post-liberalization generation that they are more interested in making money than in standing up for social change. Over the last 1 week, we've seen that change. And one man who's made that possible, aided by his very close advisors, is Anna Hazare. He's joining us now, Arvind Kejriwal and Dr. Kiran Bedi. The successful threesome that's shown the people of India and the government of India that even this generation is willing to come out on the streets and fight for change. सबसे पहले तो अन्ना जी, देश के लाखों लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद। जिस तरीके से आपने एक शांतिपूर्ण क्रांति लाई है, लोगों को लगता था कि जेपी के बाद इस तरह की चीजें देश में नहीं होंगी। ये पीढ़ी ऐसी है जो पैसा कमाना चाहती है। क्या आपको कभी लगा था कि इस तरीके से इतने सारे लोग आपके समर्थन में जुटेंगे? मुझे कभी ऐसा नहीं लगा था, क्योंकि एक सामान्य कार्यकर्ता है। लेकिन जब मैं दिल्ली आया, हर बार आंदोलन करता ऐसे करना है, एक छोटा मंडप लगाना। मैं अरविंद को कहा एक छोटा मंडप लगाना, बैठने के लिए थोड़ा पीने के पानी की सुविधा करना। मैं जब दिल्ली आया और वो जो माहौल देखा, गांधी जी के समाधि पर दूसरे दिन गया, वहां का माहौल देखा, और तब से यो शुरू हो गया तो पूरे देश में फैल गया। कैसे फैल गया, किसने फैलाया, मुझे पता नहीं। पर क्या फर्क था इस बार और बाकी तमाम आंदोलन में? इतने सारे लोग जनता होते हैं, कोई उनको तवज्जो नहीं देता। इस बार एक अन्ना हजारे खड़े हुए, किरण बेदी आपके साथ थे, अरविंद केजरीवाल जी थे, और पूरा देश एकजुट हो गया। तो इस बार क्या भिन्न था आपके? इस बार ये हो गया कि एक तो देश की जनता बढ़ते भ्रष्टाचार से बाज आई है। उनको जीना मुश्किल हो रहा है ये भ्रष्टाचार के कारण। कहीं पर भी जाओ, पैसे दिए बिना उनका काम नहीं हो रहा। और आज उनकी ऐसी स्थिति है कि जीना ही मुश्किल होकर बैठ गया, तो आज उनको एक व्यासपीठ मिल गया। हाँ, इनके इसमें हम लोग जाने से हमें न्याय मिलेगा भी। तो एक बात ये हुई, और दूसरी मीडिया ने इसको इतना उठाया, मीडिया ने, और इतना फोकस किया, तो उसके कारण भी पूरे देश में एक जागृति आ गई। ये दोनों कारण से पूरे देश की जनता खड़ी हो गई। Dr. Bedi, did you, when you got involved with this agitation, believe that this is the impact it will have, that the reverberations will be heard all across the country? Did you have that thought in mind when you began? I remember when Arvind told me that if Anna sits on hunger fast, and he told me, I remember his words, that Kiran, you'll see by the third day what will happen in India. He told me that. He anticipated. I didn't, because for me this is first kind experience. But I remember he told me that ये 3 दिन के बाद नहीं चलेगी. You will see the way the government will come on their knees, because this is the moral strength of Anna Hazare. He knew. How did you know, Arvind? I've been associated with Anna Hazare. I've seen 2 of his earlier fasts. And Maharashtra RTI Act was passed because of his fast unto death. And within, I think, 10 or 12 days, the government just passed an ordinance and passed the law. And next time when the government of India tried to amend RTI Act, I was there with him in his Alandi village. At that time, I think within a few days, Sonia Gandhi sent Prithviraj Chauhan to give juice to Anna and said that we'll withdraw all the proposal, will not amend RTI Act. So I've seen some of the fasts earlier and the kind of power that he has on the larger masses. तो इस बार तो लोगों की जीत हुई है। लोकपाल बिल सरकार कह रही है कि मॉनसून सत्र में आएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि एक लोकपाल बिल के आने से देश में जो भ्रष्टाचार है वो वाकई में समाप्त होगा? हमें तो विश्वास लगता है, अगर 100% नहीं हुआ तो भी 80%, 90% तक करप्शन को ब्रेक लगेगा और सामान्य लोगों को एक दिलासा मिलेगा। हम आजादी में है, हम गणतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, इसका उनको अनुभव होने लगा। आज तो उनको अनुभव ही नहीं होता कि हम गणतंत्र में है, प्रजातंत्र में है, लोकशाही में है, स्वातंत्र में है। उनको अनुभव नहीं होता। उनको तो अनुभव यही होता कि गोरे चले गए और काले आ गए, आखिर हम तो गुलामी में है। तो इससे वो अनुभव होगा। Does this, Dr. Bedi, that's a very important point, put so much more pressure on the government, whichever government it is, Congress or BJP, because they now realize that the people have been energized. As Anna Saab says, after independence, everybody thought, theek hai, gore chale gaye, kale aa gaye, chal raha hai, people were unhappy, but nobody ever made the effort of going out and doing something about it. I think basically, in heart of hearts,
the government and the opposition know that there's something seriously wrong. Because last 2 years, the way media exposed corruption was enormous. The credit goes to the media. Program after program, you truly informed people by evidence. You media didn't talk. You showed evidence. You proved it. And despite the proof, they realized that the people realized that despite the proof, nothing's moving. Nothing still enough moved in CWG, by the way. Nothing enough has moved. We don't know yet. So I think people were educated. People were made mass aware. And the credit goes to this media. Now for you, it was news, let me tell you. But for us, it was a solution. You were giving the problem. Arvind, I, and Swami Agnivesh and Anna Hazare, led by him, were giving the solution. And now, the solution was not being projected. Do you know what? For months we were giving the solution. The solution was first made evident in a press conference on 14th of November. And you know, it got very little publicity. But we offered the solution to the media on 14th of November by offering this Jan Lokpal bill. But it never made news because the credit goes to the media that we exposed it. But you never talked about solution. So we went on talking about the solution. It got very little news. Then we went back to the media and asked them, what are you thinking? This is what people want. Why is it making news for you? You all the time giving us a problem. Why are you not projecting this Jan Lokpal bill as a solution? It didn't work. Let me tell you, Rahul, it didn't work. Media was not projecting the solution the way they projected the fast. That is why we had to come to the fast, because even the media was not projecting the solution. You projected the solution as a media only. That's a very important point you make. पर अन्ना जी, देश में कॉमनवेल्थ को लेके हल्ला हुआ. अभी भी सुरेश कलमाडी जेल के बाहर हैं. कई मंत्रियों से हमारी मुलाकात हुई. उन्होंने ऑफ कैमरा हमें ये बताया कि किसी तरह से इसको खत्म करो, अन्ना का अनशन खत्म हो, लोग घर जाएं, बात की बाद में देखेंगे. क्या आपको लगता है कि वाकई में सरकार गंभीरता से इस बिल को पारित करेगी और ये लोकपाल बिल हकीकत बनेगा, या अन्ना का अनशन खत्म हुआ, अगली बार तो इतनी भीड़ जुटेगी नहीं और हमें जो करना है हम दोबारा करें? अगर सरकार ने ये सोचा तो हम लोग तो तय किया है. अगर सरकार ने जो हमें लिख कर दिया है लोकपाल बिल के बारे में, और आज पंतप्रधान बोल रहे, सोनिया गांधी बोल रहे कि ये होना चाहिए, गवर्नमेंट को उन्होंने बताया, अगर इन्होंने इनकार किया और हमारा फिर आंदोलन हो गया जनता का, तो फिर इनके और भी नुकसान हो जाएगा. तो अभी वो नहीं करेंगे ऐसा हमें लगता है कि ये बिल पारित करना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि सबने इसमें आश्वासन दिया है. आपको लगता है कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे ऐसा मुझे लगता है. पर जो फर्क है, आप जो चाह रहे हैं और सरकार जो चाह रही है, उसमें फासला इतना ज्यादा है कि वो जो दूरियां हैं वो पटेंगी कैसे? क्योंकि आप कहते हैं कि जिस तरह का लोकपाल होना चाहिए, सरकार का लोकपाल तो उससे बहुत अलग है. आपके 10 लोगों की कमेटी बैठेगी, लेकिन बीच का रास्ता क्या आपको लगता है वाकई में कोई निकल सकता है? क्योंकि अगर जो आप चाहते हैं वो हो जाए तो इस देश में जो सरकार का स्वरूप है और जिस तरीके से देश चलता है वही बदल जाएगा. तो क्या आपको लगता है कि सरकार में वो निश्चय है कि वो इस तरह को कुछ करेगी? जी हाँ, ये बिल अगर सरकार ने पास किया तो उनकी प्रतिमा और भी साफ हो जाएगी. अगर नहीं किया तो उनकी प्रतिमा अभी है इससे भी मलिन हो जाएगी. और ये उनको अच्छा समझ आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इसमें उनको ये पास करना पड़ेगा. नहीं किया तो उनके लिए और. Arvind, it's one thing to say that this is a bill that needs to be passed. If you get down to the minutiae, asking for the CVC to be amalgamated with the Jan Lokpal, asking for the Lokpal to be given prosecution powers to send people to jail, that is very, very difficult to make happen, because at the end of it, no matter what the committee comes up with, it has to go to Parliament and the Parliament has to approve it. Where is the political acceptance for the proposals that you have? You see, first I want to correct. He does not have the power to send people to jail. It only has the powers what CBI has today. CBI today has the power to investigate and to prosecute. The only problem with CBI is that it is directly reporting to the people who are accused. And there is a long-standing demand in the whole of the country that CBI needs to be made independent.
Second problem with CBI is that there's a lot of corruption within CBI. There's no accountability of CBI. So these are the two problems that we are addressing through this. No, but how do you know that the Lokpal will not suffer from the same problems? That's All exactly institutions have been compromised. That's what exactly. So what we are doing is CBI, we are cutting the reporting to the government. We are making CBI independent. That part of CBI which deals with anti-corruption, and we are giving it under Lokpal. So CBI becomes independent. First problem solved. Now this thing we are trying to solve through making it completely transparent. Once an investigation is over, all the documents should be out in public domain. Secondly, if there's a charge of corruption against an officer of the organization, that will be investigated within 1 month and the person will be summarily dismissed. So there's a lot of accountability within the organization that we are trying to create. So this whole story going out in media that it is going to be a super cop or anything, we are not doing anything. All that we are doing is that the long-standing demands with respect to each of these anti-corruption agencies, the deficiencies which exist in these agencies, we are just trying to remove those deficiencies. Nothing else we are doing. Okay. You know, there's also been a lot of question, Anna ji, about जो कमेटी का गठन हुआ है, तमाम लोग उस पर सवाल पूछ रहे हैं कि कैसे ये तय हुआ कि आप अरविंद केजरीवाल, शांति भूषण, प्रशांत भूषण सिविल सोसाइटी के यही नुमाइंदे होंगे। नुमाइंदे तो इतने सारे हो सकते हैं, ठीक है, पहली बार समाज से सरकार ने लोगों को बुलाया है, लेकिन कैसे ये तय हुआ कि यही 5 हैं और अरुणा रॉय नहीं, मंडर साहब नहीं, कोई और नहीं? कैसे? ये सवाल भी पूछा जा रहा है आप लोगों से। सिलेक्शन कमेटी, हाँ, सिलेक्शन कमेटी नहीं, जो हम लोगों की 10 मेंबर की कमेटी है, वो कमेटी है। ये 5 लोग कैसे तय हुए? जो हम लोग शांति भूषण, ये 5 लोग ऐसे तय हुए कि जैसे सिविल सोसाइटी की तरफ से जो ड्राफ्ट बनाया गया था, तो शांति भूषण, प्रशांत भूषण पहले से लगे हैं, अरविंद केजरीवाल पहले से लगे हैं। तो ये ड्राफ्ट बनाने से उनको सब इसमें से कहीं स्टडी किया उन्होंने, बहुत और राज्यों का भी स्टडी किया कि ये लोकपाल बिल में क्या क्या होना चाहिए, और ये सब स्टडी करके उनका अनुभव, ये भी जब स्टडी करते थे तो जैसे शांति भूषण, प्रशांत भूषण लॉ के बहुत अच्छे जाने माने लोग हैं, और ये बिल लाना है तो उसमें लॉ के मशहूर लोग होना जरूरी है। कोई भी लोग लेने से वो जो स्ट्रांग बनाना है हमें बिल, वो नहीं बनेगा। इसके कारण ये प्रशांत भूषण और शांति भूषण और अरविंद, इतना विवाद हो गया प्रशांत भूषण और शांति भूषण को लेके कि ये बाप और बेटा है, आपको नहीं लगता कि बेहतर ये होगा कि उनमें से एक, जैसे प्रशांत भूषण अलग हो जाए और किसी और को लाया जाए? वकील हैं, देश में इतने सारे वकील हैं, कोई और आके कर सकता है। क्योंकि बार बार सवाल उठता है कि अन्ना हजारे ने इन दोनों को क्यों लिया, बाप और बेटा, पूरे समाज में इतने लोग हैं, इन्हीं को आपने क्यों लिया? नहीं, वो प्रश्न उठेगा, लेकिन हमें लगता है कि ये कमेटी क्या परमानेंट नहीं है, ये 5-10 साल के लिए कमेटी नहीं, सिर्फ 2 महीने के लिए कमेटी है, सिर्फ ड्राफ्ट बनने तक, वो तो निकल जाएगी कमेटी। तो ये क्यों हम लोग सोचना है कि ये एक घर के 2 आदमी की है? अगर अच्छा ड्राफ्ट बनाने के लिए एक घर के 2 आदमी रहे तो उसमें नुकसान क्या है? But this is exactly the same question, Arvind and Dr. Bedi, that is asked about politicians, that there is a sense of nepotism. The allegation is, and the politicians come up with the same response, that they come from a political family and therefore politically equipped to do the job. It's the same allegation which is now being leveled against you. No, that's exactly what I'm trying to say, that in politics, when the son comes into politics, he gains access there because he is the son of a such and such person. So that is his only qualification. Here, these 2 individuals, I think through these debates, we are demeaning their contribution to the society. These are the people who are so eminent. These are the people who have fought against corruption at so many places. This debate of father and son is so unnecessary that I think... Dr. Bedi, is it an unfair question? Or do you think... It's an unfair question. Do you know what? What are they coming for? Cabinet position? Are they coming for cabinet? They're coming for hard work. Are they getting car, red light car? Are they getting any bangla? Are they getting any salary? What are they getting? For absolute dedication to a cause without any remuneration. It's going to be next, the whole of April, rest of April, May, June. That means the next almost 100 days, they're going to dedicate themselves to the cause. And they all have a lot of their own work. And they both have already invested voluntarily behind the scene a lot of time into the law, into drafting of this law, after doing research, as Anna was saying. So they happen to be a father and a son.
The fact is they both have collectively dedicated themselves to this national cause. Jyoti, So it's I have a incidental. feeling. The fact is it's incidental they happen to be, but they've been dedicated, and they never knew that they were never waiting to become a member of a committee. They did it despite, with no expectations. But even the committee is not a position. It's another dedication. I have a feeling these two guys are very tough negotiators. Yes. And they are very thorough with the law. I have a feeling this debate has been very successfully planted by the government in the media, and the media has lapped it up with the hope that somehow we'll be persuaded to get one of them out, and that is what the government wants. And you won't do that. We will not do that. Or one of them Despite say all the voluntarily. criticism that you keep on doing, we will not do it. These two people will be in because these are our biggest assets in this committee. I'm really scared. One day Prashant or Shanti Bhushan ji just might say, I don't want to win the committee. I'm really scared of that. Then the country will be the loser. The country will be the loser. Rahul, you will be the loser. Your children will be the loser. Yes. That is what the government wants. They don't want tough negotiators inside. They want very pliable people. They are knowledgeable So and please, tough. Rahul, we want support from you. We want support from the entire media. We want support from the people of this country that don't get into this trap. The government has very successfully planted this trap in the entire country. ठीक है, we'll leave that debate on the side. I want to come to अब इसके आगे क्या? आपने जिस तरीके से शांतिपूर्ण क्रांति की, हाल के सालों में इसको क्रांति ही कहेंगे. अब अन्ना हजारे जिस मुद्दे को छुएंगे, जनता उनके पीछे आएगी. तो अब अन्ना हजारे इसके बाद आगे किस मुद्दे को किस स्वरूप में उठाना चाहते हैं? नहीं, इस मुद्दे को जैसे आप ये लोकपाल बिल की बात है, लोकपाल हो गया, ठीक है. आगे जो करना है देश के लिए, तो हम अभी इसका एक अच्छा संगठन बनाना जरूरी है. दूसरा, इलेक्ट्रिक जो तुम अपना SMS है और ये बातें हैं, उसमें से भी हम पूरी देश को कैसे संपर्क बनाए. तो अभी से ये शुरू कर रहे हैं कि SMS उसमें ज्वाइंट होने वाले लोग कौन है क्या. फिर हम जाएंगे उस स्टेट में, हर स्टेट में जाएंगे, और वो लोगों के जो नाम हमारे पास आए उनको पहले बताएंगे कि इस तारीख को, इस डेट को हम वहाँ आ रहे हैं. तो वो लोग भी वहाँ आ जाएंगे. फिर उनके बारे में हम देखेंगे कि ये कौन लोग इसमें जो अच्छे हैं, चारित्रशील है, आचार विचार उनके अच्छे हैं. ऐसे लोगों को सिलेक्शन करके फिर एक स्टेट से लेकर डिस्ट्रिक्ट तक, नीचे तो हम नहीं जा सकते, इतना हमारे पास वो पैसा भी नहीं, धन नहीं, दौलत नहीं, और उतना समय भी नहीं. लेकिन यहाँ तक हम जाएंगे और ऐसे एक संगठन करेंगे. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर गए तो नीचे ऑटोमेटिक जाएगा वो. जैसे हम लोग बनाए महाराष्ट्र में 33 डिस्ट्रिक्ट, 252 ब्लॉक में हमारा संगठन है. सरकार का नाक दबाने से मुंह खुल जाता है. वो काम करना है. नहीं, पर संविधान के जो जानकार हैं अन्ना जी, वो ये कहते हैं कि इसी तरीके से अगर अनशन पे लोग बैठने लग जाए तो देश चलाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. आपकी जो भी राय हो, जो भी आपकी मांग हो, अगर अन्ना जी की तरह बाकी लोग भी अनशन पे बैठ गए तो ये देश चलेगा कैसे? उनका कहना है कि ये जो प्रेशर टैक्टिक्स है, दबाव डालने की जो नीति है, ये गलत है. दबाव डालना की नीति जो है सरकार का, और संविधान के जानकारों का कहना है कि ये गलत है. ऐसे अगर हर आदमी अनशन पे बैठ गया तो देश चलेगा कैसे? ये कई लोगों को समझ में नहीं आया. सरकार पर दबाव डालना पड़ेगा. जब सरकार कौन है? अरे 26 जनवरी 1950 में प्रजासत्ताक दिन मनाया, उस दिन जनता मालिक होगा ना. ये मालिकों ने भेजा सेवकों को, और सेवक आजादी का अर्थ स्वराचार लगाकर चलते हैं, तो मालिक को उनको जवाब देना, पूछना पड़ेगा. तो ये मालिक कह रहे कि बिल लाओ, और 42 साल में 8 बार ये बिल लाकर भी आप नहीं मान रहे उसको, तो दूसरा क्या पर्याय है? फिर जनता को वो आंदोलन के बिना पर्याय नहीं. और फिर ये मालिक है ना, जब कोई भी दुकान का मालिक है, दुकान का सेवक है, होटल का सेवक है, किसान का सेवक है, मालिक बोलता है ये करना, और वो नहीं करता है तो मालिक निकाल देता. ये तो हमारा व्यवहार है. तो वो बात होगी आगे चलकर. बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि अन्ना हजारे आज के बापू हैं. बहुत सारे लोग हैं आपकी तुलना महात्मा गांधी से करते हैं, जयप्रकाश नारायण से करते हैं, कहते हैं कि आज का बापू. महात्मा गांधी के पैर के पास बैठने की भी मेरी पात्रता नहीं है. कहाँ महात्मा गांधी है और कहाँ मैं है. इतना है कि उनके विचारों का कुछ प्रभाव मेरे जीवन में आ गया.
वो विचार आ गए। जिसलिए तो मैं मेरे जीवन में जो बापू का आदर्श ये है, मैं अपने जीवन में इतना ही दाग नहीं लगने दिया, तिलन इतना दाग नहीं लगने दिया। उनका प्रभाव विचारों का हो गया। और ये दाग नहीं है, इसमें बड़े बड़े गुंडे के साथ मैं लड़ रहा हूँ। जो गांधी ने लड़ाई की कि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, बिना खड्ग बिना ढाल। तो ये शक्ति कहाँ, उनका चारित्र, आचार विचार, वो थोड़ा सा प्रभाव मेरे जीवन में आ गया। इसके कारण इतने बड़े बड़े गुंडों के साथ मैं लड़ रहा हूँ, इतने भ्रष्टाचारियों के लिए लड़ रहा हूँ अहिंसा के मार्ग से। गांधी जी का जो अहिंसा है, हिंसा नहीं करना। मैं एक बात रखी, अभी छत्रपति गांधी जी के विचार के साथ साथ छत्रपति शिवाजी को देखना पड़ेगा। तो ये अस्त्र चलाने के लिए नहीं, शस्त्र चलाने के लिए नहीं। तो गांधी जी ये कहते थे, कठोर शब्द पुकारना ये भी हिंसा है, कि जिस शब्द से दूसरों को तकलीफ होगा, ऐसे शब्दों को पुकारना ये भी हिंसा है। लेकिन मुझे लगता है, मैं इसलिए कहा कि आज गांधी जी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी की तरफ देखना जरूरी। साथ साथ ये भी कहते हैं कि जो लोग भ्रष्ट हैं उन्हें सूली पे चढ़ा देना चाहिए। आप कहते हैं कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनको सूली पे चढ़ा देना चाहिए, ये तो गांधीयन मूल्यों के खिलाफ है। इसलिए मैं बोला ना कि आज कई बातें गांधी जी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी की तरफ देखना पड़ेगा। रामजी का पाटिल गलती क्या ना, हाथ काटो। ये जो नीति थी गांधी जी की, छत्रपति की, तो कई बातें हमें उसको सोचना पड़ेगा। सिर्फ पूरा 100% हम अहिंसा सामने रखते हुए कई बार ये भी करना पड़ेगा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इनमें फांसी में चढ़ाना चाहिए। ये हमारा देश को देखेंगे या सिर्फ इसको देखेंगे, हम ये बात सोच रहे हैं जीवन में। Anna is not taking away the due process. Sure. He is going by the due process. The point is, economic offences, in fact, today in our country are bailable, are by fines, minimum imprisonment, no recovery of property. It's a joke. They made a joke of us, and they're making a joke of the next generation. Imagine, pickpocketer goes for longer imprisonment, and somebody who's plundering the country can get away with certain fines. This is the state of affairs in economic offences. What is he saying? Make the punishment harsher and let him go through the due process, but make it life imprisonment. Seize the property back. See, the laundering bill has come now, the money laundering bill, where you take away the proceeds of crime. How much has it been achieved? So all these years, we've let the cheated money go. Hasn't been such a shame? So all he's saying is, give tough punishment by due process of law. That's all. But Arvind, do you think in Anna Hazare, young India has now found a moral icon they can look up to amongst our politicians on both sides of the political divide? There are very few people, young people can look up to as an idol. Do you think he's now become that person? I completely agree with you, Rahul, because there was a serious leadership vacuum in this country. I used to feel at national level, local level, he was always there. I think he's emerged, he's filled that vacuum. I have a feeling that in the times to come, he's going to play a very big role in the transformation of this country. You've been playing a big role behind the scenes, making the Anna machine, as it were, work. I am his foot soldier. He's my guru. You've been making it happen. So what are the other issues you think? He had announced yesterday there are 3 issues right now that we all decided to work on post Lokpal bill: complete decentralization of political power, electoral reforms, and judicial reforms. We'll take these 3 issues in a big manner, and we think that these 3 issues done, the governance in this country is going to. But जिस तरह के मुद्दों की आप बात करते हैं, आपके जो विरोधी हैं, विरोधी ये कहते हैं कि आप राजनीति में आइए, चुनाव लड़िए, प्रधानमंत्री बनिए, फिर आपको जिस तरह से देश चलाना है आप चलाइए। उनको आप क्या कहेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मैं अगर इलेक्शन में खड़ा हो गया तो मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा, क्योंकि आज हमारे देश का वोटर जो है वो जागरूक नहीं है, उनका अज्ञान है। 100 रुपया लेता है और वोटिंग करता है, 14.5 लेता है, वोटिंग करता है। एक शराब की बोतल मिलता है फिर भी वोटिंग कर रहा है, कई होटल में पार्टी मिल गया तो भी वोटिंग कर रहा है। मेरे वोट में इतनी शक्ति है कि मैं इस देश का चित्र बदल सकता हूं, ये अभी उसमें समझ में नहीं आया। तो ऐसे स्थिति में सामान्य लोगों के लिए और इलेक्शन में खड़ा होना इतना आसान नहीं है। आज एक इलेक्शन में 10 करोड़, 12 करोड़, 15 लाख करोड़ रुपया खर्चा करते हैं। क्यों? ये उनका परिश्रम का पैसा नहीं है,
ये तो ऐसे आया हुआ पैसा, उनको कुछ लगता नहीं। ऐसे लोगों के सामने सामान्य लोग क्या करेंगे? तो और दूसरी बात है कि मैं ये मेरे जीवन में अनुभव करता हूँ। मैं कल इलेक्शन भी लड़ गया और कल मिनिस्टर भी बन गया या एमएलए बन गया। आज का जो मेरा आनंद है वो नहीं मिलेगा वहां। आज मेरे पास कुछ नाम होते हुए भी लखपति करोड़पति के लिए जो आनंद नहीं मिलता होगा, मैं अनुभव करता हूँ मेरे जीवन में, तो क्यों कीचड़ में जाना? ये ऐसे मेरी धारणा है। और दूसरी बात मैंने जो रखी थी वो फांसी वाली। मैं जब 75 में ये काम शुरू किया तो पहले मुझे गांधी जी का विचार का प्रभाव पड़ा, तो मैं सोचता था कि ये फांसी बराबर नहीं, एक आदमी का जान लेना, ये मुझे पहले लगता था। लेकिन आज जो मैं देख रहा हूँ कि अरे गरीब लोगों को इतना तकलीफ हो रहा है, उनको जीना मुश्किल हो रहा है। हमारे देश की बदनामी इतनी हो गई दुनिया में, ये करप्टेड भारत बोल के, और हमारी जो विकास काम में जो रुकावटें आ गई है, 1 रुपया में 10 पैसा गांव में नहीं लग जाता है। इसलिए मुझे आज लग रहा है, पहले नहीं लगता था, लेकिन आज लग रहा है कि ऐसे लोगों को फांसी चढ़ाना जरूरी। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछूंगा, मैं और वक्त नहीं लेना चाहता। लोग कहते हैं कि आप खड़े तो हुए हैं समाज के नाम पे, लेकिन आरोप आप पे ये लगता है कि संघ का हाथ है आपके ऊपर, कि आरएसएस के नेता आते हैं, वो मंच पे बैठते हैं और कोई नहीं आता, बाकी सबको दूर कर देते हैं। अन्ना हजारे हैं लेकिन आरएसएस संघ का हाथ है उनके। हमारे स्टेज पर कोई आरएसएस और कोई बीजेपी या कोई कांग्रेस या कोई नेशनल कांग्रेस या कोई किसी पक्ष और पार्टी का कोई भी आदमी हमारे स्टेज पर नहीं है। पहले से इनकार किया। अनजाने में कोई आकर बैठ गया तो लोगों ने निकाल दिया उसको। स्टेज पर नहीं, सामने बैठो। वो हमारे लोग हैं, कोई इंग्लैंड से आए नहीं, हमारे लोग हैं, तो सामने बैठो समाज में। क्योंकि मेरे साथ ऐसे हुआ, एक पक्ष के बारे में आंदोलन छेड़ा तो दूसरे पक्ष मेरे इर्द गिर्द बैठने लगे फोटो निकालने के लिए। ऐसा कई बार हुआ। इसलिए इस टाइम पर हम सोचा कि कोई पक्ष पार्टी को स्टेज पर नहीं बिठाना। अभी आरोप करने वाले करते रहेंगे। क्यों? जिस पेड़ में फल लगते हैं ना, उसी पेड़ पर लोग पत्थर मारते हैं। जो पेड़ ही वहां है उसके लिए कौन पत्थर मारेंगे? और खास तौर पर नीम के पेड़ पर इतने पत्थर नहीं होते जितने आम के पेड़ पर होते हैं। ये तो प्रकृति का नियम है, तो ये तो होते रहेगा। सत्य हमेशा सत्य होता है, सत्य कभी झूठ नहीं होता। तो जो तमाम लोग आपको देख रहे हैं इस वक्त, खासतौर से युवा पीढ़ी, खत्म करने से पहले आपका उनके लिए क्या संदेश है? क्या उन्होंने आप में एक नया चिन्ह देखा है, आपसे वो प्रेरणा लेते हैं? तमाम लोग आपको इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश है? आपने यह आंदोलन तो खत्म कर दिया, अब अपनी निजी जिंदगी के बारे में आप उनको क्या बताना चाहेंगे? मेरा संदेश एक है कि भ्रष्टाचार के बारे में, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, दूसरों को नहीं करने दूंगा। ये हर एक आदमी ने अपने दिल में इस बात को रखना। एक बात है कि मैं भ्रष्टाचार कभी नहीं करूंगा, दूसरों को नहीं करने दूंगा, ये बात इसको। और दूसरी बात है कि मैं जिस गांव में रहता हूं, मैं कस्बे में रहता हूं, मैं जिस शहर में रहता हूं, मेरे पड़ोसियों के बारे में सोचूंगा, उनके सुख दुख में मैं सहभागी होगा। ये हर एक आदमी ने सोच लिया तो बहुत बड़ा काम होगा। और युवकों के लिए मेरा संदेश है कि युवा शक्ति एक राष्ट्र शक्ति है। मेरी धारणा है, अभी 3 लाख युवकों के साथ अभी मैं संपर्क किया, उनको जगा रहा हूं। अरे वियतनाम बनाया युवकों ने बनाया, इंडोनेशिया में जो क्रांति की वो युवकों ने की। तो मेरा धारणा है कि एक युवक खड़ा हो गया, मैं एक युवक था 26 साल का, और एक युवक खड़ा हो गया, आज देश के लिए कुछ कर पाया। तो मेरे युवकों के लिए ये विनंती है कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को याद रखो, भूलना नहीं कभी उसके लिए। अरे फांसी जा रहे, फांसी का तख्ता आंख से देख रहे, फिर भी घोषणा चालू थी, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। और अंग्रेजों को कह रहे थे इस जन्म की क्या, अगले जन्म के फांसी दे दो, हमारी तैयारी है। किस लिए? हमारे आजादी के लिए। उनको याद रखेंगे नहीं रखेंगे? तो युवकों के लिए मेरी विनती है, उनको याद रखना। लता दीदी ने गीत गाया ना, ए मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वो याद हमारे हृदय के साथ जोड़ना है। ये मेरा भाषण नहीं, मैं आपको उपदेश नहीं कर रहा, मैं मेरे जीवन में उनको, सब शहीदों को मेरे हृदय के साथ जोड़ा है, और मृत्यु को हथेली लेकर ये बड़े बड़े गुंडों के साथ लड़ रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे देश के लिए।
आपने अन्ना जी देश के लोगों को एक नया रास्ता दिखाया है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस सफर पे आप निकले हैं आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल्सो टू डॉक्टर किरण बेदी and Arvind Kejriwal for having played the role that you've done and in showing the people of India that you don't just have to take it from the politicians, you can give it back to them. This is a historic moment and it's been a pleasure and a privilege to have the three of you for this interview. Thank you very much.